जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो अबसार ने एक्वायर किया है दुकान ऑन कराया 1 फरवरी पे। भाई वो यूट्यूब पे पिछले दोनों लेक्चर एजाज भाई अपलोड करवा दें जल्दी से, ये भी करवा देंगे। ऑन 1 फरवरी 2008 द रेंट पर मंथ इज 500। आ क्वार्टरली पेमेंट, अच्छा रेंट पर मंथ है लेकिन पेमेंट क्वार्टरली करते हैं, कोई मसला नहीं। 500 रुपया किराया एक महीने का है तो क्वार्टर का 1500। पेमेंट क्वार्टरली होती है, एडवांस भी हो सकती है, एरियर में भी हो सकती है, सवाल बताएगा। अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी। तो जिस दिन हमने ये दुकान किराए पे ली, दुकान ली है, मकान लिया, जो भी लिया है, इसको जरा ले आओ इधर करीब, बहुत दूर हो गया हमसे अब ये। जी बच्चों, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि लाइन मिट गई है, पहले तो इसको वापस लाएं। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि हम अब किराया एरियर में नहीं पे कर रहे, किराया एडवांस में पे हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास किराया तो मिटाना पड़ेगा, ये तो मिटाना पड़ेगा, रंग शंग सारे मिटाने पड़ेंगे, है ना। ओला चलो कर लो तुसी सर, कॉपी पेस्ट हुन करो मौजा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और हमने ये दुकान या मकान किराए पे जो लिया है 1 फरवरी को लिया है, तो फिर इसकी जो पेमेंट है वो क्वार्टरली अगर करें तो वो रेड से ना करें, वो क्वार्टरली पेमेंट होगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, और होगी एडवांस में। फिर अप्रैल, मई, जून की 1 मई, फिर नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, फिर मई, जून, जुलाई की वो 1 मई को, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की 1 अगस्त को, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी की। यहाँ पे आगे मसला आना है, समझ गए? ठीक है, चलो हम तो अपने स्टेप्स पे ही रहेंगे जी, ठीक है। और हम तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी करेंगे, आप भी कर लें, कॉपी पेस्ट करें बेटा, आपने सवाल कर लिया है ना। मैंने कहा बस मेरी भी बस कॉपी पेस्ट कर दे भाई मेरे, कोई नहीं, आए ज़रूर, हम ले आएंगे इसको पकड़ के। तो रेंट एक्सपेंस का ही लेजर बनना है, फिर बस ये डेट्स बदलेंगी, ये कैश बदलेंगे, क्लोजिंग में पेबल भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, ये तो देखेगा, वक्त बताएगा, वक्त, ठीक है। रेंट एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा, ये पेबल होगा या प्रीपेड होगा ये वक्त बताएगा। बात समझ आई? फर्क, ठीक है। अब स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, नहीं है, इसी साल में बिल्डिंग किराए पे ली। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, अंधाधुन। अब दिमाग में ये करना शुरू कर दो, अब टाइमलाइन की जान छोड़ना शुरू कर दो, अब ज़बानी कलामी शुरू कर दो, बहुत होगी अब, ठीक है जी। क्वार्टरली किराया पे होना है 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल का, फिर 1 मई, जून, जुलाई का, फिर 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, फिर 1 नवंबर को, नवंबर, दिसंबर, और तो 4 किराए पे होने हैं क्वार्टरली। 4 दफ़ा किराया इकट्ठा भी कर सकते हैं जब आपने ये कर लिया, लेकिन मैं तो अलग अलग शुरू में चुके जी। तो 1 फरवरी रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 1500, ये आपने खुद बनाया इसलिए कहीं एक जगह लिख देना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ एक दफ़ा 500 × 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया ना, तो 1 मई जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1500। फिर जी ये कब का है? मई का है, मई, जून, जुलाई का, तो फिर 1 अगस्त, फिर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हो गया। अब 1 नवंबर, ठीक है जी। अब आखिरी पेमेंट को पकड़ लो, भाई कह रहे हैं पकड़ लें जी, पकड़ लेते हैं। अभी आखिरी पेमेंट है ये 1 नवंबर को। बगैर टाइमलाइन देखे अब चलना शुरू करो ना, अब स्पीड अप होना चाहिए। अब ये एडजस्टमेंट आती है छोटी सी, उस तक पहुंचने के लिए जरा बुनियाद बना के चले थे हम, ठीक है जी। 1500 का किराया पे किया है 1 नवंबर को, इसको पकड़ लिया हमने।
तुम कितने अरसे के किराए हो जी? 3 महीने का। कौन कौन से 3 महीने जी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओ, तुम तो हमारे साल से आगे निकल गए। तो 3 महीनों का किराया पे किया है, इनमें से 1 महीने का अगले साल का भी पे हो गया है, यानी ये यहाँ पे असल में यूं था ना, ये तो क्लोजिंग डेट पर क्या आ गया? प्रीपेड। अब क्लोजिंग प्रीपेड एसेट होता है, बोलो। तो 31 दिसंबर पर क्लोजिंग प्रीपेड ये एसेट इस तरफ आया करते हैं, इधर आएगा। अब ये क्लोजिंग प्रीपेड निकलेगा कैसे? वैसे तो बाय द वे सवाल के अंदर उसने मंथली रेंट भी दिया हुआ, तो 1 महीने का ही है, तो सीधा भी लिख सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कभी जो क्वार्टरली दे दे तो कैसे निकालेंगे? 1500 क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, पर मंथ आ गया इंटू 1, 1 महीने का। अच्छा, अगर सालाना दे देगा तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर मंथ कर लेंगे। ऐसे ही 2 महीने का प्रीपेड आ सकता था, तो सालाना दिया होता तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। 2 महीने का प्रीपेड है, क्वार्टरली दिया होता तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू, तो जो जिस तरह से 6 मंथली दिया हो तो डिवाइड बाय 6 कर लो, पर मंथ करो, और जितने महीने प्री पेमेंट में है या पेबल में है वो फिर यूज़ कर लो। फिलहाल तो 500 भी गिवन था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसको इस तरह से किया है। ओके जी, स्टेप तीनों हो गए पूरे। स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर जाती है प्रॉफिट एंड कितनी? ये क्या चक्कर है? पूरा 6000 क्यों नहीं रेंट एक्सपेंस में गया पीएनएल में? नहीं, ऐसे ना बोलो, थोड़ा और लॉजिकली बात करो, थोड़ा और मैंगो मैन बन के सोचो। इस साल में यकम फरवरी को दुकान किराए पे ली, तो इस साल में ये दुकान 11 महीने हमने इस्तेमाल की, तो किराया भी 11 महीने के रिकॉर्ड होना चाहिए था। अगर 1 महीने का 500 है तो 11 महीनों का तो होना ही 5500 चाहिए। तो अगर आज भी कैश पेमेंट की बेस पे रिकॉर्डिंग कर जाते तो 6000 का एक्सपेंस बुक करते, अब ओवर रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस 5500 और करंट एसेट है तो करंट ये प्री पेमेंट है तो रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात होती है। कितना जी? 500। डन, सही है। सर जब हमने इकट्ठा रिकॉर्ड किया है तो फिर हम डेट कौन सी मेंशन करेंगे? कौन सा इकट्ठा रिकॉर्ड किया? ये 6000 कैश। डेट कोई नहीं होती, देखो ये पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड होता है, ये पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस है। ये बैलेंस शीट एज ऑन होती है, इसके अंदर क्लोजिंग पड़े होते हैं। तो ये पूरे साल में ये सब हुआ है, इसका रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ रहा है? पूरे साल की इस वर्किंग के बाद हमारा, वैसे तो मैंने डेट वाइज लिख दिया है, कैश की एंट्री तो डेट वाइज हुई, लेकिन एक्सपेंस की फिगर तो साल के एंड पे एक बार निकालो। वैसे तो मैकेनिज्म और तरह का होता है, मैकेनिज्म तो होता है एक्सपेंसेस बुक करके ट्रायल में पहुंचाए होते हैं, और ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है एक्रूवल की अदर इन्फॉर्मेशन से उठा के। वो वाला ट्रायल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, दोनों ट्रायल्स दोनों तरह के आमने सामने रख के समझाऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो सादा बात, हमने एक्सपेंस निकाल के फिगर फॉर द ईयर एक्सपेंस निकाल के पीएनएल में डाल दिए, ये फॉर द ईयर पीएनएल था। और क्लोजिंग डेट पर सब खाते खुते क्लियर करने के बाद भी 500 का एसेट हमारे पास पड़ा है, क्योंकि जो हमने पे किया उसमें से 5500 यूज भी कर लिया। तो हमें बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा? जो यूज किया है नहीं वो पीएनएल में पड़ा है, जो पे किया है नहीं वो कैश में से माइनस होकर कैश क्लोजिंग आ रहा है। तो बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? जो पे किया है अभी यूज नहीं हुआ, प्रीपेड। सर इधर कैश ना मैंने 6000 कलेक्टिवली किया है, तो उसके ना डेट लिखो यार, बचपन गया, अब लेजर बनाने ही नहीं है, डेट ही ना लिखो, डेट ही ना लिखो, कोई मसला नहीं है यार। आखिरी साल के आखिरी दिन की लिख लो, अगर डेट लिखने की बहुत तकलीफ है तो, कि कहो मैं साल के एंड में बैठ के लेजर बना रहा हूँ, वैसे लिखते ही नहीं है डेट, अगर इस तरह से करें तो। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या आ गया जी? लोन। देखते हैं इसकी तरफ, बाद में आते हैं। एक ये, एक नहीं बजा, अभी 10 मिनट पड़े हैं, वो 10 मिनट है मेरे, तुम्हारे 8 होंगे, जैसे मैंने 1:25 पे छोड़ना। इसमें भी लोन है, बताता हूँ, ये बड़ी अहम बात है, यही तो असल में है जिसने बोरिंग कॉस्ट में चलना है, और IAS 20 के अंदर इनकम साइड में चलना है, और फिर आगे जाके दोनों आ जाते हैं, NPO कैश फ्लो में और इवन के करेक्शन में, वो फिर दोनों चलेंगे। लोन लोन लोन, इसके लिए रूल लिखवाऊंगा, लेकिन बाद में, पहले मैं देखने तो कोई और सवाल हो तो वो होमवर्क में दे लूँ ना। ये लोन, अच्छा ये आ गया जी रेंट, 7वां 8वां सारे ही करवाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अब कुछ रूल सिखा लूँ।
आपका होमवर्क पता है क्या होगा? नहीं, मैं बताता हूँ सब क्यों। ये वैसे मैंने 5th से आंसर दिए हुए हैं। ओह नो, फिर तो 5th से होमवर्क देना पड़ेगा। चलें छोड़ें, पहले सुने। ट्रायल के अंदर बचपन में आपने सुना होगा पेड की फिगर होती है, कैश पेड की फिगर ट्रायल में होती है। ठीक है 99% क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि ट्रायल में पेड की फिगर ही होगी। उसकी वजह एक्रूअल की एडजस्टमेंट उसने आपसे करवानी होती है, आपको नंबर। इंट्रो में तो इसीलिए कोई एक ट्रायल भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर एक्रूअल के एडजस्टमेंट के बाद वाली फिगर हो, वो आपसे एक्रूअल के एडजस्टमेंट करवाता था इंट्रो में। तो इसलिए ट्रायल में पेड की फिगर। फ़र्क क्या होता है इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात जो बचपन में सीखी उसी को आगे लेके चल रहा हूँ कि इसातिज़ा कराम ने आपको बताया था सब जाग जाएं और आसपास वालों को जगा दें। इसातिज़ा कराम ने आपको क्या बताया था कि ट्रायल में पेड की फिगर आती है। तो बस ठीक है, फिलहाल वही बात ठीक है। कब नहीं आएगी, कोई और भी लेजर होता है, कोई और भी ट्रायल होता है, कभी पेड की नहीं भी होती, ये इंशाल्लाह आपको मैं खुद सिखाऊंगा। ओके, ट्रायल में फिलहाल तो पेड की फिगर आती है। अब इस ट्रायल को देखो, ये होमवर्क में, इस ट्रायल को देखो। इस ट्रायल के अंदर रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है। अब लिखते रहें एक्सपेंस। हमने क्या कहना है, ट्रायल में तो पेड की फिगर आती है। अब हम अपने स्टेप्स पे चले दोबारा। ये आपने खुद करना है लेकिन मैं फिर भी छोटा सा बना रहा हूँ। ये किसका लेजर बनेगा जी? रेंट का। अब ट्रायल में अगर पेड की फिगर है तो ये उठाकर इधर लिख दो रेंट के लेजर में। ना समझ आए तो एक्सपेंस लिख लो ताकि समझ आ जाए कैश किस तरफ आना है। एक्सपेंस के लेजर में कैश। अब ये सवाल की तरफ जा रहे हैं हम। एनपीयू के अंदर भी ट्रायल दे देते हैं। अब आपको वो वाला ट्रायल तो नहीं मिलेगा जिस पे आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं, लेकिन एनपीओ के सवालों में ट्रायल दे देगा जिससे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आप बनाएंगे। तो इसी तरह से ट्रायल गिवन होगा, इसी तरह से एक्सपेंस होगा, नीचे एक्रूवल की एडजस्टमेंट होगी। तो ऐसे ही ट्रायल होना है। तो ट्रायल में से आपने पेड की फिगर उठाई तो पेड अगर आप सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चल रहे हैं तो पेड की फिगर इस एक्सपेंस के लेजर में कैश पेड की फिगर किस तरफ आती है? कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे तो हम बचपन में वापस जाएंगे और हम अपने बचपन की एंट्री को सोचेंगे कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता था, तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट यहाँ पर। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि आप के ट्रायल में एंट्री डबल एंट्री होकर चीज़ पहुंची होती है, इसलिए दूसरा इंपैक्ट नहीं। लेकिन मैं तो वैसे ही लेजर बना रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको ये ट्रायल का मैकेनिज्म सारा समझाऊंगा। ठीक है, डबल एंट्री होकर ट्रायल में फिगर पहुंची है और फिर एडजस्टमेंट है, किस ट्रायल के अंदर एक्सपेंस है, किस ट्रायल में पेड है, ये फ़र्क जानेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल नहीं, फिलहाल तो काम चलाएं आज का दिन। सर दूसरी सवारियां पूरी कर रहे हैं, असल में नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इंशाल्लाह कल आप इसकी मेराज पे पहुँचे होंगे, बस ख़त्म कर देंगे कहानी। स्टेप 1 ओपनिंग लिखना था। ओहो, स्टेप 1 ओपनिंग लिखना था, तो ओपनिंग में प्रीपेड है, सवाल ने नहीं बताया। कोई पेबल है, बस अब BD/CD आने लग गए। पता है आपको कि इस BD का मतलब पेबल, इस BD का मतलब प्रीपेड। एसिड साइड में लिखा हुआ है। फिर ट्रायल गिवन है, ट्रायल, तो ट्रायल में हमेशा क्या होगा? पेड की फिगर। अब पेड की फिगर इसमें कहाँ आएगी? डेबिट साइड पर। कितना? 90। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब या वो दिया होगा या निकालना पड़ेगा। सवाल में उन्होंने बताया रेंट एक्रूड, वो अल्टरनेटिव नेम याद रखने थे। पेबल एट 31 दिसंबर 8 इज 12,000। तो क्लोजिंग पे क्या है? पेबल। पेबल किस तरफ आता है? डेबिट साइड पर। कितना है? 12। अब स्टेप 3 हो गया डन, गिवन था आज। तो स्टेप 4 में तो ये आपका होमवर्क है, करना प्रॉपरली। पिक्चर नहीं लेनी प्लीज़, ओके? नहीं पिक्चर नहीं लेनी, हाँ खुद करना है। ये मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है? ये क्लोजिंग में प्रीपेड नहीं है, तो ये कहाँ चला गया? ये रेंट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर आपकी PNL वाली। कितना? 78। पता है अब इधर से PNL में क्या जाएगा? 102। 102 भाई ने माइनस कर दिया, कोई नहीं, खैर है, कोई बात। मैं छुट्टी देता हूँ, अब छुट्टी एक्रूवल की छुट्टी देता हूँ। अब फिर ISOT 1 करते हैं, ठीक है? हाँ नेम खड़ा हो गया कि छुट्टी देने लगे। बैठ जाओ, अभी है क्लास जी। ये रेंट एक्सपेंस PNL में जाएगा और ये क्लोजिंग जो है ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज। ओके डन। अब अगला सवाल सिर्फ पढ़ते हैं। ट्रायल के अंदर क्या गिवन है? अब इनमें से कोई सी एक या दो एडजस्टमेंट्स आपके सवाल में आया करेंगे। ट्रायल में क्या गिवन है?
इंश्योरेंस एक्सपेंस, भाई वो धोखा है, धोखा, एक्सपेंस का लफ्ज़ धोखा है। जब तक दोनों ट्रायल पढ़ नहीं लेते, तो मैंने आपको बताया अभी तक तो आपके जहन में यही हो कि ट्रायल में तो पेड ही होता है। अब आपको एक्सपेंस का लेजर बनाना है, नाम होगा उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब ओपनिंग नहीं गिवन, 0 लिख देंगे। कैश ट्रायल में से मिलेगा, पेड की फिगर। क्लोजिंग ढूंढने निकलेंगे तो सवाल ने कहा, क्या कहा, गलत बोला कुछ, क्लोजिंग नहीं कहा, क्लोजिंग ढूंढने निकले तो सवाल ने बताया इंश्योरेंस प्रीपेड है 31 दिसंबर पर 6000, तो बैलेंस ही निकल आएगा। होमवर्क, कोई काम का सवाल आए तो करवाऊं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, अगेन वही इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है, ओ ये सवाल करने वाला है। प्रिपेयर करो इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट, जी बिस्मिल्लाह अभी कर देते हैं जी, किए देते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस कंसोलिडेटेड लेजर बनाएंगे, ठीक है। सवाल में उसने कहा फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इंश्योरेंस में पड़ा है इतना एनुअल पीरियड जो कवर हो रहा है 1 अप्रैल से। कहीं पे सवाल में उसने ये नहीं बताया कि ओपनिंग प्रीपेड है, 0। कहीं पे नहीं बताया ओपनिंग पेबल है, तो 0। कुछ बच्चे अभी इस लाइन को पकड़ के कोशिश करेंगे मुझे बहकाने की, लेकिन पहले मैं सवाल करा लूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ। अब ये थोड़ा सा लेवल अब एडजस्टमेंट का मज़े का होने लगा है, ठीक है, जैसी आपके पर्चे में एक्सपेक्ट, लेकिन इससे बहुत आगे की बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल चलो बुनियाद ज़रा पढ़ने लग गई। स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश कहाँ से मिलेगा, ट्रायल में तो पेड ही होता है। अब एक्सपेंस है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आना है, ये सोचने के लिए हमेशा हम बुनियाद पे जाएंगे। मैं आखिरी 105वें लेक्चर में खड़े होकर एनपीओ का सवाल कराते हुए भी आपको यही बोलूँगा, जब एक्सपेंस का लेजर बनेगा कि कैश लिखते हुए बुनियाद पे वापस जाओ। और बुनियाद क्या है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कैश इस तरफ आ गया। माना कि ये ट्रायल से आया है, लेकिन बस कैश ही है। वैसे यहाँ पर बच्चे यूँ भी लिखते हैं एज पर ट्रायल, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल हम चूँकि पक्का कर रहे हैं इसको, तो कैश जी 110। अब वो क्लोजिंग की कैलकुलेशन के बारे में डाटा देते हुए कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स, यानी इसमें पड़ा है, क्या पड़ा है जी, 90 रुपये। अच्छा, यानी इस 110 में 90 पड़ा है, क्या करें उसका, कहता है वो 90 जो है वो एनुअल कहते हैं सालाना, यानी 12 महीनों की एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। अब अगली बात, वो पीरियड बता रहा है, लेकिन इतना याद रखना एनुअल पेमेंट है तो उसका मतलब साल पूरे की कवरिंग होनी चाहिए। डेट स्टार्टिंग बता दे तो एंडिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, एंडिंग बता दे तो स्टार्टिंग बताने की, असल तो यहीं पे वो फंसाएगा आपको। वो यूँ कह सकता है कि ये 90,000 एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस टिल, अब इसका मतलब क्या है, वो 12 महीने जो 1 अप्रैल 9 पे पूरे होने हैं, तो 12 महीने जो 1 अप्रैल 9 पे पूरे होने हैं, यानी 31 मार्च कह लो, वो शुरू कब होंगे, 1 मार्च को। वो 12 महीने जो एंड होने हैं 1 अप्रैल को, वो शुरू कब होंगे, 1 मार्च को। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फंसाएगा आपको। लेकिन फिलहाल तो पहला सवाल था ना, अगेन तो आपको पूरी बात बता दी गई, क्या कि ये 90,000 जो है ये एनुअल सालाना इंश्योरेंस है, जिसका पीरियड है 1/4/8 से 1/4/9 तक। किधर गया हमारा वो, चलो नवा बना लो, बहुत दूर हो गया वो जी। साल है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जुलाई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में से ही रह जाता है बेचारा जी। अब ये पेमेंट 1 मार्च से नहीं, 1 अप्रैल से अगले साल 1 अप्रैल तक है। ये 12 महीने बनते हैं ना, जुलाई, अगस्त, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, जून वाला साल नहीं है, ठीक है। ले जी, ये काम है। अब यहां से लेकर यहां तक पीरियड तो क्लोजिंग में प्रीपेड। ये किसकी बात हो रही है, 90 की। किसकी बात हो रही है, 90 की। इस 90 के 12 हिस्से करने पड़ेंगे, ये साल की पेमेंट है, पर मंथ आ गया। इसमें से 1, 2, 3 क्लोजिंग में क्या आएगा, प्रीपेड। कितना बनता है, 22 या 5, तो बाकी सब क्या होगा। अच्छा, अब मसला ये है, ये तो आपके 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9 बना ही लिए, ठीक है। ये 9 महीने तो एक्सपेंस में जाने थे, यानी इस 90 में से 22.5 प्रीपेड, बाकी एक्सपेंस। अब ट्रायल में जालमों ने 110 लिखा हुआ है, वो क्या होगा? यानी 90 और 110 का डिफरेंस क्या? 20। बोलो, वो 20 क्या होगा? 20 क्या होगा? ओपनिंग प्रीपेड पे हुआ है, प्रीपेड तो पे नहीं होता। अच्छा, ओपनिंग पेबल पे हुआ है, सवाल ने कहीं नहीं बताया ओपनिंग पेबल था। अच्छा, सवाल ने कोई ऐसी बात की है कि ये पॉलिसी कई साल से चली आ रही है और हर साल 1 अप्रैल को कुछ पेमेंट होती है? तो प्रोबेबली ये तो पॉलिसी भी इसी साल की है। ओपनिंग तो 0 है, कोई बात नहीं, कहीं तो खुद से अज्यूम नहीं करना। फिर ये 20 क्या होगा? ये भाई कह रहे थे कि ये 20 प्रोबेबली इन 3 महीनों के पैसे होंगे, ठीक है। अब प्रोबेबली इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी नॉर्मल अजम्पशन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म क्या होता है। जो इंश्योरेंस वाले हैं ना, इंश्योरेंस वाले ये कहते हैं, आप अगर उनके पास जाएं ना, अब हर कंपनी का ना अपना ईयर एंड है। कोई ऑर्गेनाइजेशन 31 दिसंबर पे ईयर एंड करती है, कोई 30 जून पे करती है, कोई 30 सितंबर पे करती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन गई, इनका ईयर एंड 31 दिसंबर था, ये गए इंश्योरेंस वालों के पास, उन्होंने जाकर कहा कि जी आप हमें हमारे साल के हिसाब से एक पॉलिसी दें, हम हर साल 1 जनवरी को पैसे दे देंगे आपको। नॉर्मली एडवांस में देना पड़ता है इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरे साल का फिर वो कवरेज देते हैं आपको। तो हम आपको हर साल 1 जनवरी को पैसे देंगे, तो हम हमारे साल की इंश्योरेंस कर दिया करें। तो इंश्योरेंस वाले ने कहा कि यार देखो, हम पागल नहीं हैं, हमारे पास सैकड़ों हज़ारों कस्टमर्स हैं, हर बंदे का अपना ईयर एंड है। अगर हमने हर बंदे के ईयर एंड से उसको पॉलिसी देनी शुरू कर दी उसके हिसाब से, तो फिर हम तो गए। तो भाई हमारा अपना एक ईयर एंड है, और वो ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो हमारा, अब उनका अपनी मर्जी है, उनका बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने रखा हुआ है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का साल, 12 महीने। फाइनेंशियल ईयर तो कोई से 12 महीने हो सकते हैं ना। अब अगर कोई बंदा उनके पास 1 जनवरी को चला गया कि यार आप मैंने इंश्योरेंस करवानी है, तो उन्होंने कहा देखें जी, एनुअल इंश्योरेंस वाला तो काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ 1 अप्रैल से, फिलहाल इन 3 महीनों के आप 20 रुपये दे दें, ये 3 महीने की आपको कवरेज दे देते हैं, बाकी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही हर साल आपका साल चलेगा, प्रीमियम एनुअली आप पे किया कीजिएगा, हम अपने साल के हिसाब से सुकून में रहें, आप खुद करें ना एक्रूवल की एडजस्टमेंट, ईयर एंड के ऊपर प्री पेमेंट वगैरह खुद ही निकाल लिया करें, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसा होता भी है। बहरहाल ये तो लंबी सोच आपको अज्यूम करवा के कहानी एक्चुअल में जो होती है वो बताया, लेकिन उससे पहले ही हम डिसाइड तो कर चुके थे कि 90 के बारे में उसने कहा कि एनुअल है और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस 90 की कहानी तो होगी क्लियर। अब बाकी 20 क्या पड़ा है इंश्योरेंस के मद में ट्रायल के अंदर, तो फिर नॉर्मल असम्पशन यही है, ओपनिंग शॉपनिंग नहीं कहा तो खुद से जूम नहीं करना, वो पहले 3 महीनों की पेमेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये सारी बातों को साइड पे रखो, हम तो अपने मैकेनिज्म पे चलेंगे ना। तो वरना देखो 90/12 इंटू 9 कितना बनता है? 60, यानी ये क्या है एक्सपेंस, एक ये प्लस 20 कितना आता है? 87.5। हमें ये सारी लंबी सोचों की बजाय अपने स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप्स क्या थे हमारे? स्टेप 1 ओपनिंग, कोई नहीं। स्टेप 2 कैश, ट्रायल से मिला। स्टेप 3 कैलकुलेट क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में क्या डाटा गिवन है? 90 12 महीनों का है, जो 1 अप्रैल हमारे साल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक है। हमने कहा चलो क्लोजिंग में तो प्रीपेड लग रहा है, तो क्लोजिंग प्रीपेड एसेट होता है, इस तरफ आता है। तो हम यहाँ पे आए, हमने कहा जी 90 जो है ये 12 महीनों का है और हमें 3 महीने ज़्यादा पे कर दिए, हमें उसका जो है वो एसेट बनाना है। कितना? बस अपना काम। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर में इंश्योरेंस एक्सपेंस निकलेगा जो P&L में जाना है। जी बोलो बैलेंसिंग क्या है जी? वही 87 ही आना है, जो इतना सोच के निकाला। अपने स्टेप्स पे चलें, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क होना था। चलो आगे बढ़ो। इंश्योरेंस एक्सपेंस में पड़ा है 24,000 एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 6 मंथ एंडेड। चलो ये मैंने पहले ही बता दिया। क्या मतलब? वो 6 महीने जो खत्म, असल में एक्रूवल की एडजस्टमेंट ऐसे आती है पर्चों में, मजे की भी तभी लगती है। वो 6 में कहता है कि इंश्योरेंस केस 50 में 24 के बारे में कहता है कि ये 24 जो है इसमें एनुअल पेमेंट है ऑफ इंश्योरेंस, एनुअल पेमेंट इंश्योरेंस एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर, शायद फिर वही चक्कर होगा 28 फरवरी 2009 तक पेमेंट कर रहे हैं। नहीं ये फिर एनुअल गलत लिखा गया, सॉरी, ये काट दें जी, सॉरी ये काट दें जी, ये अच्छा 24 क्या है? ये पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर
6 months एंडेड 28 फरवरी 2009। हाँ जी, वो 6 महीने जो एंड होने हैं 28 फरवरी 9 पे, वो शुरू कब होंगे? तो ये फरवरी जनवरी इधर से आ गया और पिछले 4 महीने डाल लो, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर, यानी 1 सितंबर से 28, ऐसे ही है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पिछले साल जनवरी फरवरी, ये वो 6 महीने हैं जो एंड हो रहे हैं 28 फरवरी पे। अब वो कहता है उसी तरह से इस 50 में से 24 के बारे में ये कहानी है, तो उससे हम क्लोजिंग में प्रीपेड या पेबल, प्रीपेड ही निकाल लेंगे और बाकी बैलेंसिंग उठा के फेंक देंगे। ट्रायल में कैश की फिगर पड़ी है, ये होमवर्क है आपका। खूब प्रैक्टिस करनी है, कल रिजल्ट वाले दिन लोगों के रिजल्ट वाले दिन आपने अपने अगले रिजल्ट को सिक्योर कर लेना सारे को, ठीक है जी। ये असल सवाल है आपका होमवर्क। ये सवाल मैं पहले 20 से 25 मिनट में करवाऊंगा और फिर इनकम पे मूव करूंगा, लेकिन आपको ये सवाल देखना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे रेंट है, स्टेशनरी के बारे में मैं समझाता हूँ। रेंट के बारे में ये एडजस्टमेंट है, अब ऊपर ट्रायल है, मैं अलग अलग बताता आया हूँ, अलग अलग, ठीक है। लोन की बात कर ली, अभी वो I41 करते हैं, आप बोर हो रहे हैं, ठीक है ना। लोन की डिस्कशन क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, और चलो अब ये तोड़ देते हैं ज़रा इसका सिलसिला जो चल पड़ा है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कर लेंगे तो फिर एक्रूवल में एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लोन या उसका इंटरेस्ट रह जाएगा, तो वो मैं फिर करवा दूंगा आपको ट्यूसडे को, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक, ये 11 सवाल तक आते आते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपसे एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाने हैं जी। ट्रायल है ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 का, और रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर 13 में अकाउंट्स खोल के, और क्लोज करना है इन अकाउंट्स को, और ऑल्सो प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बना के लाना है आपने, ओके। लाजमी बात हो गई उर्दू में लिख के, अच्छा चलो सही है ना, बातें करते हैं लिख लिख के जी। खत्तों किताबत हो रही है, कुछ 4-5 जगह पे चल रही होती है क्लास में, मुझे नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, रेंट ट्रायल में 900 का नज़र आ रहा है, 900 का रेंट ट्रायल में है तो पेड। अब एडजस्टमेंट में कहता है रेंट ऑफ 300, 1000 में बात करें तो रेंट ऑफ 300 फॉर लास्ट 3 मंथ्स ऑफ हमारा साल 13 हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर इट। हम अपने मैकेनिज्म पे चलेंगे, क्लोजिंग पेबल बता दिया है उसने। असल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि रिवाइज भी कराएगा ये सारा का सारा आपको जो है वो ये एक्रूवल प्लस एक्सट्रैक्ट्स बनवाएगा। अब अलग अलग एक्सट्रैक्ट नहीं बनाने, ये एक बिजनेस है। तो जब आप घर से एक्सट्रैक्ट्स बना के लाओगे ना, तो P&L के एक्सट्रैक्ट्स जो बनाओगे उसके ऊपर क्या लिखा होगा? बिजनेस का नाम, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। अब अगर रेंट आया है तो फिर सैलरी आ गया है, तो ऐसे ही सारे इकट्ठे, बस नाम अलग अलग आने जैसे एक्सपेंसेस के आते थे। अगर 4 एक्सपेंसेस दे दिए तो एक्सट्रैक्ट्स एक ही बिजनेस के हैं, तो चारों को उधर ले आओ। फिर ऐसे ही बैलेंस शीट बनेगी तो वो एक ही बैलेंस शीट होगी। कोई करंट एसेट्स में प्रीपेड आ रहे होंगे, करंट लायबिलिटीज़ में पेबल वाले आ रहे होंगे, बिजनेस एक ही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो ईजी था, मैंने समझाना था कि ऐसे होना है। अब इसमें जो मुश्किल है मैं वो बता दूं। अच्छा, ये लाइक अभी जो सवाल करवाया इंश्योरेंस वाला, पढ़ो। ऑफ द रेट्स, रेट्स किधर है? ये 380, इसमें से 280 के बारे में कुछ कह रहा है। ऑफ द रेट्स, रेट्स कहते हैं टैक्सेस को। आप इसको बिल्कुल वैसे ही समझो, ट्रीट करो जैसे इंश्योरेंस नहीं थी। हालांकि रेट्स जो हैं वो टैक्स है बाद में होता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी एडवांस में भी मांग लेती है ना। आप में से टैक्स कौन कौन पढ़ रहा है या पढ़ चुका है? मतलब टैक्स से तो सारे, टैक्स का पहला लेक्चर तो सबका ही हो चुका होगा ना, ठीक है, बोलो। तो पहले स्टैंडर्ड स्टार्ट ही टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, एनी सेस, रेट और टैक्स। तो सेस, टैक्स और रेट, ये टैक्स के ही डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। तो ये रेट है, इसके बारे में वो कहता है कि 280 जो है वो उस साल का है जो एंडेड 31 मार्च 14। तो शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? यकम। तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले साल का उन्होंने पहले ही ले लिया होगा, हुकूमत ने एडवांस में भी हुकूमत टैक्स ले लेती है। आपको इससे क्या, मैंने इसको कहा आप इसको जस्ट लाइक जो क्वेश्चन अभी करके हैं इंश्योरेंस वाला, कौन सा था ये, जस्ट लाइक क्वेश्चन 9 सॉल्व कर लेना, ठीक है, लाइक क्वेश्चन 9। बाकी जो बच जाए उसने खुद ही बता दिया वैसे इसमें, द रिमेनिंग 100 वॉज फॉर 3 मंथ्स। अच्छा,
यहाँ पर उसने खुद बता दिया, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि वो ये बात ना भी बताए तो क्या करना होता है, ठीक है ना, खुद से ओपनिंग अज्यूम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस ये गिवन है, इसमें वो कह रहा है 70 ऑफ द इंश्योरेंस वाज इन रिस्पेक्ट फॉर द कवर अगला साल, तो बाकी फिर इसी साल का है, ठीक है। असल तो ये स्टेशनरी है जो आपको समझ नहीं आती, तो स्टेशनरी को के नाम पे ना जाओ, स्टेशनरी के काम पे जाओ। ये कॉलेज वालों ने ये 4 मार्कर्स जो हैं ये खरीदे, इनके 3 मार्कर्स इस पीरियड में इस्तेमाल हो गए, एक रह गया। मुझे इनका फर्क बता दो। ये एक क्या है, क्यों? ये अनइस्तेमाल्ड है, ये अनयूज्ड है, स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। हाँ, स्टॉक का फर्क क्या है, ये स्टॉक हमने रखा हुआ है यूज करने के लिए, जबकि जो स्टॉक दूसरा होता है ना, जो हम गुड्स खरीद के लाते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, वो स्टॉक हमने रखा होता है फॉर सेल, है वो भी स्टॉक, वो सेल होकर फायदा देगा, ये यूज होकर। चलो ये तो स्टॉक है, तो फिर ये 3 क्या बन गए? हाँ, कंज्यूम हो गए, इसका नाम होगा स्टेशनरी एक्सपेंस। तो अगर मैं 40 रुपए के 4 मार्कर खरीद के लाता हूँ, पीरियड एंड तक 3 इस्तेमाल हो जाते हैं, एक पड़ा होता है, तो 3 मेरे स्टेशनरी एक्सपेंस में नजर आएंगे, एक मेरा स्टेशनरी का स्टॉक है, करंट एसेट में नजर आएगा। सिर्फ नाम की हद तक फर्क है। मुझे बताओ, अगर यही रेंट के लिए कह दूं तो सेम नहीं था? जो जितना अरसा बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली, वो ये 3 महीने मैंने 4 महीने किराया इकट्ठा दिया था 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों का किराया मैंने इकट्ठा पे कर दिया। 3 महीने अपने साल में इस्तेमाल कर लिए, तो वो मैंने रेंट एक्सपेंस बना दिया। 1 महीने का प्रीपेड रेंट। फर्क क्या है? अब ये जो एडजस्टमेंट है ना स्टेशनरी वाली, कभी ऑफिस सप्लाईज के नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, अगले सवालों के अंदर आपकी काफ़ी दफ़ा आनी है, एनपीओ कैश फ्लो में खास तौर पे 2-3 सवालों में, 4 सवालों में मुझे नज़र आती है कि पड़ी हुई है। वहाँ जाके फिर आप परेशान हो रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, रेंट बना लो, ये रेंट 4 महीने का रेंट एडवांस में दिया 1 अक्टूबर को मैंने, मेरा ये रेंट 31 दिसंबर को हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने मैंने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली, ये एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस बन गया। ये क्या है? 1 महीने का रेंट, प्रीपेड एसेट। अब यही स्टेशनरी है, 4 मार्कर मैं खरीद के ले आया 10-10 रुपए के, 40 मार्कर हैं, ये 40 रुपए के मार्कर हैं, 3 इस्तेमाल हो गए, तो स्टेशनरी एक्सपेंस पीएनएल में। एक जो पड़ा हुआ है वो जैसे प्रीपेड रेंट था करंट एसेट में, ऐसे ये स्टेशनरी का स्टॉक। बात समझ आती है? तो ये इस तरह से होगा, स्टेशनरी पेड की फिगर है और स्टेशनरी स्टिल इन हाथ, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कर लोगे ना इंशाल्लाह? ये सवाल आपने पूरा करना है, और ये सवाल के अंदर आपने बात खत्म कर दी ना, मैंने लोन नहीं ना डाला बीच में। इस सवाल के अंदर आपने कैलकुलेट करना है रेंट एक्सपेंस फॉर मिस्टर अमजद, ठीक है, फॉर द ईयर 2006 एंड 7। ये बड़े मजे का सवाल है। पर मंथ रेंट जो है वो कुछ अरसे बाद चेंज हो रहा है, तो आपको अपने स्टेप्स को फॉलो करके करना पड़ेगा। तो ये एक सवाल 12वां होमवर्क में है, एक 11वां होमवर्क में है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। 10वां होमवर्क में है, 9वां मैंने करवा दिया, 8वां होमवर्क में है, 7वां होमवर्क में है, 6ठा अभी नहीं करना, 5वां भी नहीं करना, 4था भी नहीं करना, क्योंकि ये लोन है, लोन और इंटरेस्ट मैं चाह रहा हूं कि आपको फिर अब ट्यूसडे को करवाऊं, और इससे आगे भी नहीं जाना। अभी इन सवालों से आगे जो सवाल शुरू होते हैं वो, आफरीदी ने रेंट आउट कर दिया अपनी शॉप, रेंटल इनकम। फखर जमान ने रेंट आउट कर दिया अपनी शॉप, रेंटल। मिसबा ने रेंट आउट कर दिया अपने दफ्तर, रेंटल इनकम। तो आगे बात ना इनकम की तरफ चली गई है, वो फिर आज नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। तो एक्रूअल वैसे मेरी तरफ से एंड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो शायद ट्यूसडे को चलती रहे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि ट्यूसडे को टूवर्ड्स सेकंड हाफ हम एंड पे जो सवाल कर रहे होंगे, 1 या 2 सवाल मैं करवाऊंगा, एक आधा करवा के, उसमें मैं लोन को बाइफरकेट करना सिखाऊंगा, करंट नॉन करंट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल की बातें करूंगा। वो सवाल IAS 23 के अंदर यूज़ होगा, वो IAS 23 के चैप्टर से ही करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं IAS 41 के MCQs करते हैं फटाफट। IAS 40 के एक 25 पे कहा था MCQs, इतने यार फेवरेट आपका काम है, करके भी आए होंगे आप। बस ये देखो कितने मिनट, 7 मिनट है, 7 मिनट दे दो बस, 8 मिनट है, सुभान अल्लाह, तो खत्म ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। विच ऑफ द प्रॉपर्टी, पेज नंबर 315। देखो ना, अब ये तो एंजॉय करना, ये तो एंजॉयमेंट टाइम है, एंजॉयमेंट टाइम है। स्टैंडर्ड पूरा हुआ होता है, आप ऐसे पढ़ते जाते हैं, ऐसे पढ़काते जाते हैं उसको, हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये IFRS 5 में जाती है। वो बच्चा पता नहीं है कि नहीं है जिसने कूलर उतारा था और तुम दे, हाँ, और इसने ड्राइंग रूम में रखा था। अब ये हेल्ड फॉर सेल था, PPE इसका, ठीक है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय, लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमिन्ड यूज, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज नो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन इज ओके। नेक्स्ट, एन एंटिटी, ये तो होमवर्क वाला है, किया था वैसे, हुआ था, पढ़ ले, नहीं हुआ तो बता दें, फिर भी पढ़ ले, चलें, अगर हो गया तो करते नहीं है, मैं पढ़ते समझ लूंगा कि आसान है मुश्किल। एन एंटिटी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 18 फॉर 35। द प्रॉपर्टी हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 35 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। एट 31 दिसंबर 20 जंप मारा, द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 42। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 21 प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स, कैलकुलेट। ओए हाय, ये तो करने वाला सवाल है, लेकिन जंप करके, ठीक है? कहाँ पे ले आए? सबसे पहले जंप करके, मैं तो कहता हूं सबसे पहले जंप करके इधर ले आए दोनों को ही, क्योंकि मुझे सिर्फ उसने क्या कहा है, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालो। उसने फेयर वैल्यू गेन तो कहा नहीं, हर साल का अलग अलग मैं वर्किंग्स करता रहूं। जंप करके यहां पे लाएं, इससे अगले ही दिन क्या हो रहा है, बिक रहा है, ऐसे ही है ना, इससे अगले दिन बिक रहा है, तो यही फेयर वैल्यू पर पड़ा होगा, किताबों में निकाल देंगे। और कॉस्ट वाला इस दिन तक डेप्शिट होकर बुक वैल्यू पड़ा होगा। 1 मिनट का काम है, डेट डिस्क्रिप्शन, तो कब खरीदा? 1 जनवरी 18 पे, कॉस्ट कितनी है? उसके बाद 31 दिसंबर 20 पे जंप मारो, बोलो जंप मारोगे ना? एक्यूमुलेटेड, अब 35 नहीं, ये अभी कॉस्ट मॉडल चल रहा है ना, इस तरह की वर्किंग तो उसमें करते होते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल में तो लेजर बनाएंगे, यही तो फर्क किया हुआ है हमने, है याद रखने के लिए। है रेजिडुअल वैल्यू सवाल में? नहीं, डिवाइड बाय, सुभान अल्लाह, 18 19वीं, बुक वैल्यू। चलो, अब ये बुक वैल्यू है, यहीं पे जबानी कलामी करो, क्या एंट्रीज करनी। बुक वैल्यू हमारी किताबों में कैसेट 32 पे है, बाजार में वो 42 का बिका तो 10 का गेन, 40 का, सॉरी ऑन 1 जनवरी प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ 40। नेट उसने खुद ही कर दिया, तो यहां पे अगर मुझे प्रोसीड्स 40 मिली हैं तो गेन 8 का है, सही है ना? मेरी 32 वाली चीज 40 की बिक गई, मेरी किताब 32 की थी, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, तो वो लेजर बनाएंगे। अब मैं तो कहता हूं डायरेक्ट यहां लाओ 1 जनवरी 21 पर, और ब्रॉड डाउन क्या होगा, पिछले पीरियड की कैरी डाउन फेयर वैल्यू, और वो कितनी थी, क्विकली करना है, ठीक है ना? 42। पागलों की तरह शुरू नहीं हो जाना, वहां से लेकर आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं हर साल, ये ले आओ यार, कितना, 42, डन जी। 1 जनवरी 21 पर, ये देखो ना बेटा, 31 दिसंबर 20 पर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी थी, 42, तो यही 1 जनवरी 21 पर कितनी है, 42। अब ये इस दिन या इससे अगले दिन कह लो बिक गई 40 की। अब ये 40 की बिकी है तो डिस्पोजल में आपने 42 फेंका, ऐसे किया था, क्लोजिंग 0 हो गया। वैसे नजर आ रहा है 42, मेरी किताबों में एक 42 पर चीज पड़ी है, 40 की बिकी है, तो यहाँ पे 2 रुपए का लॉस है, ठीक है? लेकिन छोड़ो, अपनी तरतीब पे रहो, डिस्पोजल का अकाउंट बना लो। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या आया है, 42, और बोलो, और कैश इसके अगेंस्ट कितना आया है, 40, तो 2 रुपए P&L में। अब ये देखो किस तरफ आ रहे हैं, डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पर, एंट्री है डिस्पोजल क्रेडिट, P&L डेबिट, तो ये क्या है, लॉस। अब जाके ऑप्शन देखो, 2 का लॉस ये पड़ा है, 8 का गेन बी, यही है, सही है? ओके, 3 मिनट बाकी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी? क्या चीज कॉस्ट में शामिल करनी? कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग सेरेमनी, अस्तगफिरुल्लाह, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर प्लान्ड ऑक्यूपेंसी वगैरह वगैरह, अब नॉर्मल वेस्टेज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यस,
इतने आसान एमसीक्यू सब पढ़ाओ। अब देखो ना, जो सतही पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले 2-3 लेक्चर दिए, उन्होंने पास पेपर के सवाल भी करके देख लिए, उन्होंने कहा ले मस्त ही कोई नहीं। अब हमने कल के लेक्चर के अंदर ये सब पढ़ा था, उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं कराई, एमसीक्यूज आए पड़े इसके। तो 2-2, 3-3 नंबर की गेम होती है बस। आई कैप पास करना चाहते हैं आप, होते नहीं। आई कैप 49 वाले को 50 देता है, 50 वाले के कभी 49 नहीं करता। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पक्की ठक्की बात बता रहा हूँ। आप इस सोच को बदलें, अपनी मेहनत की कमी को कभी आई कैप पे नहीं डालना। 49 को 50 करते हैं, ये सच कह रहा हूँ मैं। 50 को 49 कभी नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि जो 49 तक आया है इसको आओ बैठें, इसकी जो मॉडरेशन करें, इसको मशवरा करें, इनको और जोर लगाते हैं पूरा, कहीं से यार इसको कोई नंबर दे के इसको आगे निकालें, कोशिश करते हैं। चलें अब टाइम कम है, कल बताऊंगा फिर आपको, तो इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद ही फिर ये बातें जरूरत होंगी ना। अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर कॉस्ट मॉडल। अब जिसने डिस्क्लोजर बनाने सीख लिया उसने कहा ले वही डिस्क्लोजर का नोट बनाना तो सीखा हुआ है, और नोट में आधी चीजें आई थी, आधी कल पढ़ी थी, अब नंबर आई जा रहे हैं। ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। कौन सा कॉस्ट मॉडल में नहीं होना चाहिए? फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? बेटा नहीं, ये अगर यहां पे लिखा होता ना अंडर IAS 16 तो फिर मैं कहता हाँ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हमने कल ही तो पढ़ा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कहता है चाहे कॉस्ट मॉडल यूज करो, फेयर वैल्यू भी बताओ, शेल डिस्क्लोज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो ये तो है रिक्वायर्ड। डेफिशन मेथड रिक्वायर्ड, रेकंसिलिएशन बिगिनिंग एंड रिक्वायर्ड, रेजिडुअल वैल्यू ये तो कहीं भी नहीं रिक्वायर्ड, रेजिडुअल वैल्यू तो कहीं भी नहीं रिक्वायर्ड। ऐसी चीज देगा दूर से ही पता लगेगा ये है, ये दिस रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए उसने नॉट का पूछा था, तो आप नॉट को छुपा के पढ़ा करो तो फिर इजी रहता है जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एम्प्लॉय? नहीं। बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर? यस। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी? इन्वेंट्री, किसी के लिए तुम ठेकेदार हो बना रहे हो, किसी के लिए नहीं। लैंड हेल्ड फॉर? लो खत्म कहानी, ये होमवर्क है। अच्छा कैसे बैठे थे घड़ियां, मैंने कहा मैं इसको देखने गया ना, यूं देख रहे थे सर, टाइम हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी। विच और चलो ये बाकी कर लेना, ठीक है, परसों मिलते हैं। जिनका रिजल्ट है उनको अल्लाह कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।